आपका हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 100 तक पढ़ा था बहुविकल्पी प्रश्न को। चलिए आज से इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। जो भी डीएलएड और फर्स्ट और सेकंड थर्ड सेमेस्टर में उनको हमारे चैनल शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम जुड़ के वहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101 है छात्रों की रुचियों, ठीक है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है, भावात्मक पक्ष कहलाता है, कौशलात्मक पक्ष कहलाता है कि कोई नहीं कहलाता है। तो बच्चों का जो रुचियां हैं, इंटरेस्ट है, इमोशन से संवेग हैं या उनकी जो मन की वृत्तियां हैं, विचार हैं, ये कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? मन में। तो मन में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये सब भाव हैं, तो भावात्मक पक्ष हो जाएगा। कौन सा डोमेन है ये? अफेक्टिव डोमेन है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 102। प्रश्न नंबर 102 क्या है? छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। यानी कि छात्र जो गलती कर रहे हैं उसका हमें पता चल चुका है, अब उसको क्या करना है? उपचार करना है, ठीक है। तो उसको निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। तो निदानात्मक शिक्षण क्या हो जाएगा? त्रुटियों का ज्ञान, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होता है निदानात्मक शिक्षण। नवाचारी शिक्षा, नव प्लस आचार, यानी कि नए नए तौर तरीके। तो ये दूसरा चीज़ हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा। और कौशल आधारित शिक्षण, ये तो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये नहीं हो पा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 क्या है? व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा क्या मूल्यांकन किया जाता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संप्राप्ति का। तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, चाहे वो संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे कौशलात्मक हो, चाहे क्रियात्मक पक्ष हो, चारों पक्षों का, सामाजिक पक्षों का, ये चारों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक नाम से स्पष्ट है, कम्प्रिहेंसिव, पूरे टोटल। 104वां प्रश्न है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, ये सभी। तो मूल्यांकन का जो संज्ञानात्मक पक्ष है, देखिए उसमें क्या आता है? संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान आता है, बोध आता है, अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, लास्ट में मूल्यांकन आता है। तो ये देखिए ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये ब्लूम, BS ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम 1956 में लाए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी। उनके एक पुस्तक है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, उसमें इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था। प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 है सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, ये सभी। तो सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। कैसे? सतत मूल्यांकन मतलब कंटिन्यूअस मूल्यांकन, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, ठीक है। सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, और सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, और नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 106 देखिए विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप साइंस में, भूगोल में क्या पढ़ते हैं? साइंस में एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, भूगोल में पृथ्वी, इसके माप, ठीक है, कौन से चट्टान कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? सब प्रैक्टिकली जाकर पता करने पे ही कहाँ से खुदाई से क्या प्राप्त हुआ, और कृषि में कहाँ पे धान, गेहूँ, ये सब फल सब्जियाँ, तो ये सब मिट्टी का जांच होता है। तो ये सब क्या होता है? सैद्धांतिक भी होता है और प्रायोगिक भी होता है। तो बताइए 106 का उत्तर आपको पता चल गया होगा। 106 का उत्तर क्या हो जाएगा? केवल मौखिक मूल्यांकन वाले। तो विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय क्या होते हैं? केवल मौखिक मूल्यांकन वाले। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा केवल मौखिक मूल्यांकन वाले। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 107। उत्तम परीक्षण की विशेषता है।
ठीक है। उत्तम परीक्षण की विशेषता है, तो बताइए टेस्ट। टेस्ट क्या होगा, किसी भी चीज़ का उत्तम परीक्षण कब होगा, चाहे आप केमिस्ट्री लैब में करते हो या किसी भी सब्जेक्ट को लेके या बच्चों का कोई टेस्ट ले रहे हैं आप, तो उसकी क्या होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, उसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता। ठीक है, उत्तम परीक्षण क्या होती है, वस्तुनिष्ठ होती है। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 108, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो बताइए रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है, 108 का उत्तर बताइए। तो रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक ज्ञान में क्लास के बीच बीच में बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए कोई एक चैप्टर आपने पढ़ाया, 10 मिनट का क्लास लिए, उसके बाद बच्चों से क्या करेंगे, पूछेंगे उसके बारे में थोड़ा सा, क्या बच्चों को पूर्व ज्ञान है कि नहीं। अगर उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के बारे में बच्चे को कुछ पूर्व ज्ञान है तो क्या जाएगा, बच्चे की रचनात्मकता है, सृजनशील है वो बालक, तो उसी का प्रारंभिक ज्ञान का पता लगाया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन में कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। प्रश्न नंबर 109, भावात्मक पक्ष कहलाता है, अफेक्टिव डोमेन कह रहा है, तो बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। तो ये क्या जाएगा, तीनों ही भावात्मक पक्ष होता है अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक कहने का मतलब ये है कि इमोशनली जो बच्चे के ऊपर चीज़ें होती हैं, जैसे उनकी जो रुचियां हैं, ये क्या है, इमोशनली जा रहा है। बच्चों के संवेग उनके जो हैं संबंधित मूल्यांकन का, अब बच्चों की मनोवृत्तियाँ, ये सब क्या है, भावात्मक पक्ष, सब भाव वाले पक्ष हैं, इसीलिए ये सभी ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 110, ब्लूप्रिंट का संबंध है, तो ब्लूप्रिंट का संबंध क्या है, उपचारात्मक शिक्षण से नहीं, नवाचार से नहीं, प्रश्न पत्र निर्माण से, तो हाँ यही ब्लूप्रिंट का संबंध क्या है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, कच्चा चिट्ठा या खाका, किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट या ड्राफ्ट या रूपरेखा तैयार करना, उसके पहले मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसका आप खाका तैयार करते हैं, कच्चा चिट्ठा, और उसको ड्राफ्ट तैयार करते हैं, रूपरेखा, उसके बारे में किसी प्रोजेक्ट के बारे में, या कोई मान लीजिए विद्यालय या कोई स्कूल है, वहाँ पे क्या आपको कुछ बनवाना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, कोई भी चीज़ है, तो उसके पहले जो पूर्व प्लान बनता है उसी को कहेंगे ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट प्रश्न 111, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो उपचारात्मक शिक्षण किसे संबंधित है, तो बच्चों के कठिनाइयों को पता लगा के उसका उपचार करना, तो बच्चों के त्रुटियों को दूर करने से, तो बच्चों के त्रुटियों को दूर करना या बच्चों के त्रुटियों के उपचार करना, यही होता है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 112, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण के लिए क्या, अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल या समाज मिति, बताइए। तो बच्चे जो कार्य करते हैं या कुछ अचीवमेंट उनके होते हैं, तो उसका प्रयोग कब किया जाता है, इन चार ऑप्शन में से 112 का उत्तर बताएंगे। छात्र प्रोफाइल बनाया जाता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में बनाया होगा, या फर्स्ट सेमेस्टर में छात्र प्रोफाइल। प्रश्न नंबर 113 देखिए, 113 क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है, नियंत्रण के द्वारा, संकेतक के द्वारा, मतलब इंडिकेटर कोई होता है बच्चे को, या कोई मापक होता है, या ऐन्द्रिक होता है, बताइए। तो निम्नलिखित में से बताइए बच्चों के अंदर कितना ज्ञान और कौशल अभी तक अर्जित किया है, किससे पता चलेगा, तो ये माप है कहीं ना, मापक के थ्रू ही पता चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 114, प्रश्न नंबर 114 है आपके सामने, टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़ के वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का पूरा प्लेलिस्ट है, वीडियो है, वहाँ जाके आप लोग शेयर करके पढ़ सकते हैं। 114, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। क्रियात्मक शोध मतलब समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, मतलब किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए कोई चीज़ है उसके बारे में क्या करना,
समस्या का पता लगाना, तो उस समस्या को हल भी जो करता है वही क्रियात्मक शोध कहलाता है। एक्शन रिसर्च, समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है। अनुभवजन्य होती है। तो बताइए क्रियात्मक शोध की विशेषता क्या होती है। प्रश्न नंबर 114, प्रश्न नंबर 114 का उत्तर क्या हो जाएगा, अनुभवजन्य होती है। क्रियात्मक शोध देखिए मतलब क्या होता है, ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, सृजनशील, जो जितना ही सृजनशील होगा वह उतना ही क्रियात्मक शोध करेगा। ठीक है, क्रियात्मक शोध में क्या होता है, अनुभव, लोग जो होते हैं अनुभवजन्य होते हैं। प्रश्न नंबर 115 मतलब नए नए, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट या विद्यालय में नए नए प्रकार के क्रियाकलाप करवाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रियात्मक शोध होता है। तो क्रियात्मक शोध कौन कराएगा, जिसके पास टैलेंट होगा एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा। तो क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, 4, 9, 6, 8। तो क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, 115। 115 का उत्तर क्या हो जाएगा, 6 चरणों में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 116, प्रश्न नंबर 116 देखिए, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान। ठीक है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। क्या नहीं करता है, तो मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं, क्रियात्मक शोध कर रहे हैं, उसके बारे में सोच विचार रहे हैं, या कोई नया चीज़ करने जा रहे हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं, तो उसकी पहचान करते समय उस समस्या से तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा, पर व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ओ से हो जाएगा पर व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 117, प्रश्न नंबर 117 क्या है, प्रश्न नंबर 117 है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर, परिकल्पना। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, बताइए। 117 का उत्तर क्या हो जाएगा, परिकल्पना, हिपोथेसिस है। ठीक है, किसी समस्या से, कि समस्या को हल करना है तो आप सोचते विचारते हैं कि इस समस्या को ऐसे हल करेंगे, अगर यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको ये करेंगे तो हो जाएगा, तो उस समस्या के बारे में सोचते विचारते हैं, तो तब जाके उसका क्या होता है, उत्तर निकलता है। तो इसको क्या कहते हैं, आपके दिमाग की क्या है, हिपोथेसिस है, परिकल्पना है, चिंतन है, तो उसी को परिकल्पना कह देते हैं। क्रियात्मक सोच से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। प्रश्न नंबर 118, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। तो क्रियात्मक शोध जो होता है जिस लक्ष्य समूह, कोई आपका टारगेट, कोई ग्रुप टारगेट होगा, किसी क्रियात्मक शोध आप कर रहे हैं, कोई नया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कोई नया शैक्षिक प्रयोग कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका जो क्या लक्ष्य समूह होगा उसको क्या कहेंगे, यथेष्ट कहेंगे, समष्टि कहेंगे, व्यष्टि कहेंगे, जन समूह कहेंगे। तो 118 का उत्तर क्या हो जाएगा, समष्टि कहेंगे। ठीक है, क्या जाएगा, समष्टि है, जिसने होता है ऐसे मतलब ग्रुप बना लेना। तो जो आपका टारगेट है उसको समष्टि कहेंगे। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, बताएंगे। 119 का उत्तर आपके सामने है, बताइए। साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण, अवलोकन। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो प्रत्यक्षण नहीं आता है। क्रियात्मक शोध में क्या होता है, साक्षात्कार हो सकता है, प्रश्नावली तो एकदम जरूरी है, अवलोकन करेंगे तभी क्या होगा, समस्या का हल निकलेगा, लेकिन प्रत्यक्षण नहीं होता है। मतलब आपके सामने नहीं होता है, कोई समस्या का हल अगर आपके सामने होता तो आप खोज ही क्यों करते, क्यों चिंतन करते, क्यों परिकल्पना करते। ठीक है, तो यही क्या है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत नहीं आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 120, प्रश्न नंबर 120 है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है।
यह कथन है। तो बालक क्या है, एक पुस्तक के समान है। बालक क्या है, एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यानी कि शुरू से लेकर के लास्ट तक एक बच्चे को किताब है, उस बच्चे को किताब की तरह है, उसको शिक्षक क्या करता है, शुरू से लास्ट तक उसको पढ़ता है। चाहे संज्ञानात्मक पक्ष पढ़े, चाहे भावात्मक, चाहे क्रियात्मक, चाहे कौशलात्मक, चाहे मूल्यांकन, इन सारे पक्षों का अध्ययन क्या करता है, एक शिक्षक करता है। यह कथन किसने कहा है, प्लेटो ने, अरस्तु ने, रास ने, ह्यूम ने। प्रश्न नंबर 120। 120 का उत्तर क्या हो जाएगा, रास। ठीक है, ये रास ने कहा है कथन। याद रखेंगे, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, ये रास का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न 121। प्रश्न नंबर 121 है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। तो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कौन से हैं, उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। निबंधात्मक मतलब आप डिस्क्रिप्टिव सोच रहे हैं, मतलब लघुत्तरी टाइप, विस्तृत टाइप। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कौन से हैं, बताइए कौन से ऐसे प्रश्न हैं इन चारों में से जिसमें निबंध टाइप मतलब बहुत सारे उसके उत्तर हो सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो 121 का उत्तर, तो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कौन से हो जाएंगे, तो आपके उदाहरणार्थ प्रश्न हो जाएंगे। उदाहरण देते हैं ना, वही क्या जाएंगे, निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 122। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, यानी कि एमसीक्यू वाले जो एग्जाम होता है उसकी क्या विशेषता नहीं है, समय की मितव्ययिता, ये तो है ही, फलांकन की सुगमता मतलब रिजल्ट की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो देखिए आपका जो एमसीक्यू टाइप एग्जाम होता है उसमें समय की बहुत बचत होती है। ठीक, फलांकन की सुगमता, मान लीजिए 100 प्रश्न है तो आपका 45 सही है, तो ये आसानी से क्या आ जाती है, रिजल्ट बन जाता है, फलांकन की सुगमता है। लेकिन पाठ्यक्रम की व्यापकता उसमें नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि आप एमसीक्यू वाले टाइप में कोई एक चैप्टर का पूरा जितने संभावित प्रश्न हैं नहीं बना सकते। जैसे मैं आपसे पूछ दूं मूल्यांकन की परिभाषा और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये लघुत्तरी प्रश्न में मूल्यांकन से सारी चीज़ें पूछ लिया हमने। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आप नहीं पूछ पाएंगे, कोई एक ही प्रश्न से आप पूछ पाएंगे वस्तुनिष्ठ में मूल्यांकन के सारे प्रश्न जितने बनते हैं, नहीं। तो वही वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो पाठ्यक्रम की व्यापकता इसमें नहीं की जा सकती है। एमसीक्यू वाले एग्जाम में आप पूरा विस्तृत जितने प्रश्न बन सकते हैं नहीं बन सकते उस पाठ्यक्रम से, जो भी पाठ्यक्रम पे आप ले रहे हैं। 123। समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का, उपर्युक्त सभी का। तो समस्या हमारी और हल भी हमारा, प्रश्न नंबर 123 का उत्तर बताएंगे। ये तो आपका क्रियात्मक शोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने 124। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, क्या है, व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव। तो बताइए शैक्षिक मूल्यांकन का क्या अंग है। प्रश्न नंबर 124। प्रश्न नंबर 124 का उत्तर क्या हो जाएगा, अधिगम अनुभव। तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग देखिए, व्यवहारात्मक अनुभव ये तो है ही नहीं, प्रेरणात्मक अनुभव ये नहीं है, स्मृति अनुभव ये भी नहीं है, लेकिन शैक्षिक मूल्यांकन का अंग क्या है, अधिगम अनुभव है। कैसे अंग है, देखिए शैक्षिक मूल्यांकन के 3 अंग होंगे। पहला क्या है, मान लीजिए पहला तो हो गया आपका अधिगम अनुभव, दूसरा क्या हो गया, ओ सॉरी प्रश्न ही गलत पूछा है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग तो है ही ये, व्यवहारात्मक अनुभव भी है, प्रेरणात्मक अनुभव भी है, अधिगम अनुभव भी है, लेकिन स्मृति अनुभव नहीं है। ये शायद प्रश्न में गड़बड़ी है। प्रश्न नंबर 125। परिकल्पना या हिपोथेसिस होती है, समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव किया ही नहीं जा सकता। तो आपके दिमाग के हिपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना किसे कहते हैं, परिकल्पना आप कब करते हैं। तो 125 का उत्तर क्या जाएगा, कोई समस्या का समाधान करने से जो पूर्व अनुमान होता है, किसी समस्या का पूर्व अनुमान, प्री एजम्पशन। ठीक है, किसी समस्या का जो पहले एजम्पशन लगाते हैं वही क्या जाएगा, परिकल्पना हो जाएगा। एक तरीके से आप किसी चीज़ का खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं वही परिकल्पना है। प्रश्न नंबर 126। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से।
तो मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? मेजरमेंट आप किससे करते हैं? गणित से ही ना। जैसे बच्चे को 96% दे दिए, ए ग्रेड दिए, बी ग्रेड दिए, ठीक है, उसका व्यवहार, ये सब सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? मापन में आ जाएंगी। तो गणितीय रूप से करते हैं ना, मात्रात्मक रूप में। प्रश्न नंबर 127 देखिए, प्रश्न नंबर 127 क्या है? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मेजरमेंट क्या है? किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों, ठीक है, तो मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? हेल्मस्टेटर, एसएस स्टीवेंसन, बर्ट्रेड रसेल वुंट। तो किसने ये कथन कहा कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? 127 का उत्तर हो जाएगा एसएस स्टीवेंसन का ये कथन है। अगर एग्जाम में मापन का परिभाषा पूछ दिया तो आप लिख दिए एसएस स्टीवेंसन के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, तो 2 में 2 नंबर आपको झट दे मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 128, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, ये सभी। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है? ये सभी हैं, क्योंकि बालकों को शिक्षा किस उद्देश्य से पढ़ाया जाता है? एक देश का अच्छा राष्ट्र का नागरिक बने, समाज का, समाज को एक अच्छे तरीके तौर तरीकों से क्या किया जाए? रखा जाए। इसीलिए शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं। विषय वस्तु है कि पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, चोर क्या बनना है, इसीलिए क्या है? विषय वस्तु है। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 129, प्रश्न नंबर 129 है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, ये सभी। तो बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? 129 बताइए। तो ये सभी हैं। तो बालक का कौशल कब विकसित होगा? जब ज्ञानात्मक क्षेत्र मजबूत होगा, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र मजबूत हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 130, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, विस्तार, अनुप्रयोग। तो बौद्धिक योग्यता में बोध कहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाते हैं? अनुवाद में, इसमें तो लगता है मीनिंग पता रहेगा। विवेचना में ये तो करेंगे ही। अनुप्रयोग में एप्लीकेशन, मतलब किसी थ्योरी का क्या कर रहे हैं आप, उस पर लागू कर रहे हैं, तो उसमें कुछ समझ का उपयोग हो रहा है? एकदम नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से क्या है? सैद्धांतिक है। तो अनुप्रयोग हो जाएगा, कौन सा? बोध का अंग नहीं है। तो 130 का उत्तर क्या हो जाएगा? अनुप्रयोग। विस्तार, किसी चीज़ का विस्तार करेंगे तो दिमाग लगाएंगे उसमें, तो बोध होगा ही होगा, लेकिन अनुप्रयोग में नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।